बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। हिज़ा की शाम थी और मौसम ख़राब था। आसमान पर बादल गरज रहे थे, तेज़ हवाएं चल रही थी, मगर बारिश आने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे ख़राब मौसम में शुरली हाथ में बंद छतरी पकड़े बस स्टॉप में खड़ी काफ़ी देर से बस का इंतज़ार कर रही थी, मगर अब तक कोई बस नहीं आई थी। सड़कों पर गाड़ियां रवां दवां थी। एक नौजवान का वहां से गुजर हुआ तो जैसे ही उसकी नज़र शुरली पर पड़ी तो वो वहीं रुक गया और उस नाजुक लड़की को देखने लगा। वो शख्स दराज का ब्राउन बाल और सब्ज आंखें, वजीहा, खूबसूरत, पुरकशिश और काफ़ी हद तक स्मार्ट दिखाई दे रहा था। शुरली उसके सामने वाले फुटपाथ पर खड़ी थी। बीच मेन सड़क थी। वो नौजवान दूसरे फुटपाथ पर खड़ा उसे घूर रहा था। न जाने शुरली को शायद महसूस हुआ कि जैसे उसे कोई देख रहा है, तो शुरली ने उससे देखा तो एक हैंडसम नौजवान को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वो एकदम से घबरा गई। नौजवान ने उसकी घबराहट नोट कर ली थी, जिस वजह से वो ज़ेरे-लब मुस्कुराया। आसमान पर ज़ोर ज़ोर से बादल गरजा और बारिश शुरू हो गई। शुरली को खड़े काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने बस का मज़ीद इंतज़ार करना तर्क कर दिया और पैदल ही घर चलने लगी। उसकी एक वजह नौजवान का घूरना था और दूसरी वजह बारिश का होना था। शुरली के घर में सिर्फ एक छोटा भाई रहता था, माँ बाप कोई नहीं थे। इन दोनों बहन भाइयों के सिवा शुरली एक ऑफिस में जॉब करती थी और अपना और अपने भाई का खर्चा चलाती थी। उसे ये फिक्र भी सता रही थी कि वो आज लेट हो चुकी है। उसका भाई स्कूल से कब का आ चुका होगा और इस वक्त न जाने वो क्या कर रहा होगा। कहीं कोई शैतानी ना कर बैठे। इस तरह के अजीबो गरीब वसवसे शुरली को परेशान कर रहे थे। शुरली वतवस घराने से ताल्लुक़ रखती थी, अपना ज़ाती घर था और कुछ नहीं। शुरली हाथ में छतरी लिए आहिस्ता आहिस्ता सड़क की एक तरफ घर को चले जा रही थी। वो नौजवान भी शुरली के पीछे दबे पांव चलने लगा। चलते चलते शुरली को अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने अपने कदम तेज कर दिए और बगैर पीछे देखे चलती रही। ट्रैफिक की वजह से शुरली को एक जगह रुकना पड़ा तो उसने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा। अब तो कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। शुरली ये देखकर ठटक गई कि वो नौजवान उसके पीछे काफ़ी फासले पर खड़ा था और उसे ही देख रहा था। जैसे ही इशारा खुला, शुरली बिजली की सी तेज़ी के साथ चलती गई और अपने घर के बाहर आकर सुकून का सांस लिया। शुरली कुछ देर यूं ही खड़ी दरवाजे के पास लंबे लंबे सांस लेती रही। फिर न जाने उसके दिल में क्या आया जो उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नौजवान शुरली के कुछ ही फासले पर दरख्त के नीचे खड़ा उसे देख रहा था। शुरली के अंदर खौफ पैदा हो गया और वो बेइख्तियार ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। जब तक उसके भाई जेम्स ने दरवाज़ा खोल न दिया, शुरली अंदर आ गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और हर खिड़की के आगे पर्दे गिरा दिए। शुरली सोफे पर बेहाल गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका सांस इस तरह फूला हुआ था कि जैसे रेस लगाकर आ रही हो। जेम्स शुरली के पास आकर बैठ गया और उसे यूं देखकर बोला, क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो हैं ना? पहले तो आपकी ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। जेम्स की आवाज़ सुनकर शुरली को जैसे होश आ गया। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए जेम्स को गले से लगा लिया। नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही मौसम खराब था इसलिए घबरा गई थी। तुम जाकर आराम करो। शुरली की ज़िंदगी में कभी कोई लड़का नहीं आया था। वो गोल्डन बालों वाली और नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी। वो ऑफिस के काम के बाद घर के कामों में इस कदर मसरूफ़ रखती कि उसने कभी खुद को टाइम ही नहीं दिया। ऑफिस में एक लड़का था जिससे शुरली की जान पहचान थी, लेकिन वो भी दोस्ती की हद तक। इससे आगे कभी कोई बात नहीं गई। आज पहली बार किसी ने शुरली का घर तक पीछा किया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह दहशतज़दा थी।
रात खाने के बाद जब शुर्ली किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी तो उसने अचानक ही नज़र उठाकर ऊपर देखा तो दम बहुत रह गई। वो नौजवान अभी तक उसी दरख्त के नीचे खड़ा था और शुर्ली को ही देख रहा था। शुर्ली खौफ से कांपने लगी और बर्तन वहीं के वहीं छोड़कर भागकर अपने भाई के कमरे में आ गई। जेम्स बेड पर बेखबर सो रहा था। शुर्ली जेम्स के साथ उसके बेड पर लेट गई और अपने ऊपर चादर ओढ़ ली। शुर्ली को खौफ से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन रात न जाने किस पहर वो गहरी नींद सो गई। शुर्ली की आंख खुली तो जेम्स को अपने करीब पाया, जो उसे खाली खाली निगाहों से देख रहा था। दीदी, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? देखिए, मेरी आज स्कूल से छुट्टी हो गई है, जेम्स ने शिकायती लहजे में कहा। शुर्ली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने चारों तरफ ऐसे देख रही थी जैसे किसी अनजानी जगह आ गई हो। शुर्ली ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जो सुबह के 9 बजा रहा था। शुर्ली की भी आज ऑफिस से छुट्टी हो गई थी। उसने भी अब ऑफिस जाने का इरादा तर्क कर लिया, क्योंकि लेट आने पर उसे डांट डिपट का जो सामना करना पड़ता था। कोई बात नहीं, कल स्कूल चले जाना, शुर्ली ने प्यार से जेम्स के सर पर हाथ सहलाते हुए कहा। मुझे नाश्ता बना दो, मुझे भूख लगी है, जेम्स बोला तो शुर्ली हल्का सा मुस्कुराई और सर को हाँ में जुम्बश देकर बेड से उठ गई और किचन की तरफ बढ़ने लगी। शुर्ली ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और अपने बालों को पोनी टेल में बांधकर रात जिन परतों को वो यूं ही छोड़कर चली गई थी समेटने लगी। शुर्ली ने निगाह उठाकर खिड़की से बाहर देखा तो कुछ लम्हे के लिए वो बुत ही बन गई। वो नौजवान अभी तक वहीं खड़ा था और शुर्ली को घूर रहा था। शुर्ली ने जल्दी से पर्दा खिड़की पर गिरा दिया और दहशत के मारे लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसे अब उस लड़के से खौफ आने लगा था। शुर्ली कुछ देर खड़ी यूं ही सोचती रही कि क्या ये लड़का कल शाम का यहीं खड़ा है या वापस जाकर फिर आ गया है, क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम है। लेकिन शुर्ली कोई भी जवाब तलाश करने से कासिर रही। उसे न जाने क्यों ये लड़का पुरअसरार लग रहा था। वो लड़के के इस दीवानेपन से ज़रा भी मुतासर नहीं हुई थी कि वो कल शाम से इसके घर के सामने खड़े था, बल्कि इसकी नज़र में ये पागलपन था। शुर्ली के नज़दीक इस लड़के की खूबसूरती भी अहमियत नहीं लगती थी। उसने अपने जहन से लड़के का ख्याल निकाल दिया और नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। नाश्ता बना लेने के बाद शुर्ली और जेम्स टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। दीदी, मैं बाहर खेलने जाऊं? जेम्स ने मासूमियत से पूछा। शुर्ली ने मुस्कुराते हुए जेम्स को देखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। इसे उस नौजवान का ख्याल आ गया जो कल से इनके घर के बाहर डेरा डालकर खड़ा था। शुर्ली को ये परेशानी सताने लगी कि कहीं वो जेम्स को बाहर निकलते हुए देखकर इसे कोई नुकसान न पहुंचाए। इसलिए इसने जेम्स को बाहर खेलने से मना करना मुनासिब समझा। नहीं, तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, तुम आज घर के अंदर रहकर खेलोगे। शुर्ली का लहजा सख्त देखकर जेम्स रूहान सा हो गया तो शुर्ली को इस पर प्यार आने लगा, लेकिन वो मजबूर थी और बेबस भी थी। मैं तुम्हें किसी दिन पार्क ले जाऊंगी, शुर्ली ने नरम लहजे में कहा। जेम्स ने नाश्ता छोड़ दिया। वो नाराज़ होकर अपने कमरे में चला गया। शुर्ली को दुख हुआ कि इसने अपने छोटे भाई का दिल दुखाया है और अंदर ही अंदर शुर्ली को उस नौजवान पर गुस्सा भी आने लगा, जिसकी वजह से शुर्ली को अपने भाई के साथ मजबूरन ऐसा बर्ताव करना पड़ा। शुर्ली उठकर जेम्स के कमरे में गई तो मुंह फैलाए वो खिड़की के बाहर देख रहा था। शुर्ली का घर ज़रा आबादी से दूर था, आसपास सिर्फ घास और दरख्त थे। शुर्ली ने मुहब्बत से आकर जेम्स को पीछे से गले लगा लिया और बोली, चलो कोई अंडरग्राउंड गेम खेलते हैं। ठीक है, जेम्स भी खुश हो गया और फिर दोनों खेलने लगे। अभी गेम खेले ही थे कि फ़ोन की घंटी बजी। तुम तब तक कुछ और खेलो, मैं अभी आती हूँ, शुर्ली ने प्यार से कहा और जेम्स ने हल्का सा मुस्कुराते हुए इसकी बात में सर हिलाया और शुर्ली ने हाल में आकर कॉल रिसीव की तो फ़ोन ऑफिस से उसके बॉस का था। हेलो शुर्ली, तुम आज क्यों नहीं आई? दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं, शुर्ली ने झूठ बोला। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बस यही पूछना था। ओके सर, शुक्रिया, शुर्ली ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। वो वापस जेम्स के कमरे में आ गई और वो दोनों बैठकर खेलने लगे। रात हो चुकी थी। शुर्ली ने जेम्स को कहानी सुनाई और वो गहरी नींद सो गया।
शुर्ली ने जेम्स के कमरे की लाइट ऑफ की और खुद हॉल में आकर टीवी देखने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फ़ोन की घंटी बजी। शुर्ली फ़ोन की घंटी पर चौंकी और हैरानगी से सोचने लगी कि इस वक्त कौन हो सकता है, किसका फ़ोन आ सकता है। ये सोचते हुए उसने फ़ोन उठाया और कई दफ़ा हेलो कहा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। तो उसने फ़ोन बंद कर दिया और दोबारा टीवी देखने लगी कि एक बार फिर फ़ोन की घंटी बजी। शुर्ली ने हैरत से फ़ोन की तरफ देखा। उसके दिमाग में कई तरह के ख्यालात सर उठा रहे थे। न जाने उसे क्यों लग रहा था कि फ़ोन करने वाला वही नौजवान है। शुर्ली ने इस बार फ़ोन नहीं उठाया, बस यूं ही फ़ोन को देखती रही। फ़ोन के ऊपर कोई कोई नंबर नहीं आ रहा था, जिस वजह से शुर्ली के दिल में खौफ पैदा होने लगा। शुर्ली छोटे छोटे कदम लेती हुई खिड़की के पास आ गई और हल्का सा पर्दा सरका कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शुर्ली ने सुकून की सांस ली और वापस अपने कमरे में आकर सोफे पर बैठ गई। लेकिन इस बार शुर्ली की नज़रें टीवी की बजाय फ़ोन पर थी और इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक फ़ोन दोबारा बजने लगा। और पहले पहल तो शुर्ली सोच रही थी कि अगर फ़ोन करने वाला नौजवान है तो उसे उसका नंबर कैसे मिला, और फिर इसकी सहेलियां इस वक्त फ़ोन तो नहीं करती थी। लेकिन यहाँ मामला ही समझ से बाहर था। फ़ोन पर नंबर नहीं आ रहा था, जिस वजह से पता चल सकता कि फ़ोन करने वाला कौन है। शुर्ली की परेशानी और खौफ दो चंद था। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। शुर्ली ने कांपते हुए खातू के साथ रिसीवर उठाकर कान से लगाया, मगर कुछ भी ना बोली। दूसरी तरफ से भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। शुर्ली ने फ़ोन बंद कर दिया और दहशत के मारे लंबे लंबे सांस लेने लगी। उस नौजवान का खौफ शायद शुर्ली के दिल में बैठ गया था। शुर्ली की हालत अभी तरह ठीक से संभली नहीं थी कि जब भी फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। इस बार शुर्ली को गुस्सा आ गया और उसने फ़ोन उठाकर तकरीबन चीखते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और फिर साथ ही राब्ता कट गया। शुर्ली के मुंह से दिल को दहला देने वाली चीख बरामद हुई और उसने फ़ोन वापस पटक दिया और साथ में फ़ोन की मेन तार भी उतार दी, ताकि वो दोबारा फ़ोन करे भी तो फ़ोन ना मिले। साबित हो गया था कि फ़ोन करने वाला वही नौजवान था। शुर्ली दहशत के मारे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और अपनी टांगें समेटकर आहिस्ता आहिस्ता सिसकने लगी। अगली सुबह जेम्स स्कूल जाने के लिए तैयार था और शुर्ली ऑफिस जाने के लिए। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े तो ठटक गए। घर के दरवाजे के अंदर कोई बॉक्स पड़ा था, जिसे बड़ी खूबसूरती से पैक किया गया था। शुर्ली का खौफ से बुरा हाल हो गया, क्योंकि दरवाज़ा तो बंद था, तो ये बॉक्स अंदर कैसे आ गया। शुर्ली सोच रही थी। उसे पता लगाने में देर नहीं लगी कि ये काम उसी नौजवान का था। शुर्ली को न जाने क्यों वो नौजवान अपनी हरकतों से इंसान नहीं लग रहा था। उसके जहन में भूत प्रेत का ख्याल आ रहा था, लेकिन वो रद्द कर देती। शुर्ली खुले मुंह और खुली आंखों से उस बॉक्स को घूर रही थी। दीदी, ये किसने भेजा है? जेम्स को वो बॉक्स देखने में पसंद आया। शुर्ली ने जेम्स की बात का जवाब नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास बढ़ी और बॉक्स उठाया। दरवाज़ा खोलकर बाहर चारों तरफ देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शुर्ली ने कवर फाड़ा तो अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स थी। शुर्ली ने वो चॉकलेट्स का बॉक्स बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया और घर को ताला लगाकर जेम्स के साथ उसके स्कूल की जाने बढ़ गई। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद जब शुर्ली घर आई तो जेम्स पहले ही से घर आ चुका था। घर की चाबी शुर्ली ने जेम्स को दे रखी थी, क्योंकि जेम्स को शुर्ली से बहुत पहले छुट्टी हो जाती थी, ताकि वो ताला खोलकर अंदर जा सके। जेम्स भागता हुआ शुर्ली के पास आया और मुसरत भरे लहजे में उससे बोला, दीदी आपके लिए कोई कुछ दे कर गया है। शुर्ली को हैरत का झटका लगा। वो समझ गई कि ये हरकत ज़रूर उसी नौजवान की होगी। कौन था वो? कोई लड़का था, बहुत अच्छा था। दीदी उसका नाम जैक था, जेम्स ने खुशी से बताया। क्या देकर गया है वो? शुर्ली ने जानना चाहा। जेम्स अपने कमरे में गया और फूलों का गुलदस्ता उसके हाथों में था। शुर्ली ने फूलों का गुलदस्ता जेम्स के हाथों में से ले लिया। फूलों के बीच एक कार्ड भी मौजूद था, जिस पर लिखा था, लव फ्रॉम जैक। शुर्ली ने फूल एक तरफ रख दिए और जेम्स से बेयकीनी से बोली, वो दिखता कैसा था? जेम्स ने उसका हुलिया बताया तो शुर्ली के रोंगटे खड़े हो गए। ये उसी नौजवान का हुलिया था। शुर्ली परेशानी से जेम्स को इधर उधर से चेक करने लगी कि कहीं इसे कोई चोट तो नहीं आई।
मैं ठीक हूँ, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। जेम्स समझ गया था कि इसकी बहन क्या देख रही है। शुर्ली ने वो फूलों का गुलदस्ता उठाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। खबरदार, जो आइंदा तुमने उस शख्स से बात की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शुर्ली ने चीख कर सख्ती से कहा। जेम्स घबरा सा गया और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद शुर्ली को एहसास हुआ कि इसे जेम्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुर्ली जेम्स के कमरे में गई और मुहब्बत भरे अंदाज में बोली, नाराज़ हो मुझसे? जेम्स ने कोई जवाब ना दिया। शुर्ली हल्का सा मुस्कुराई और बोली, चलो पार्क चलते हैं। जेम्स को वो खुश करने लगी और 1 मिनट से पहले वो मान गया। दोनों तैयार होकर पार्क की जाने बढ़े। नौजवान जैक एक दरख्त के पीछे से निकला और उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उस कूड़ेदान में पड़े हुए फूलों के गुलदस्ते को देख लिया था उसने। वो धीरे से मुस्कुराया और इनके पीछे चल दिया। जेम्स पार्क में खेलता रहा और शुर्ली एक तरफ बेंच पर बैठ गई। जैक कुछ फासले पर दूर खड़ा उन्हें देखने लगा। शुर्ली को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे मुसलसल देख रहा हो। उसने उस समय देखा तो जैक खड़ा था। शुर्ली काम कर रह गई और इसे खौफ भरी नज़रों से देखने लगी। शुर्ली को हैरत थी कि वो नौजवान यहाँ पहुँच कैसे गया, मगर उसे पता भी कैसे चला कि वो यहाँ है। शुर्ली को लगा कि शायद नौजवान मुसलसल इसी के ताक़ुब में रहता है या फिर यहाँ मिल जाना कोई इत्तेफाक है। शुर्ली ने जेम्स को आवाज़ दी और जेम्स भागता हुआ शुर्ली के पास आ गया। चलो जेम्स, अब घर चलते हैं। इतनी जल्दी दीदी? जेम्स ने मुंह बनाया। हाँ, शुर्ली ने दो टोक अंदाज में कहा और जेम्स को लेकर घर आ गई। शुर्ली ने घर आते ही सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर दिए। सब ठीक तो है ना दीदी? जेम्स ने शुर्ली को परेशान पाकर देखा। शुर्ली ने मुस्कुराने की कोशिश की और इस बात में सर हिला दिया। रात खाना खाने के बाद जेम्स सो गया, लेकिन शुर्ली को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग से जेम्स का ख्याल नहीं जा रहा था। बार बार उसका चेहरा शुर्ली की आंखों के सामने घूम रहा था। शुर्ली काफ़ी देर यूं ही बेड पर लेटी करवटें बदलती रही, लेकिन नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। शुर्ली उठकर हॉल में आ गई और टीवी ऑन कर लिया। शुर्ली अभी टीवी पर चैनल सर्च कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। शुर्ली ठटक गई और हैरत भरी निगाहों से दरवाजे को देखने लगी कि इस वक्त कौन हो सकता है। न जाने क्यों शुर्ली के दिल में ये ख्याल आ रहा था कि दरवाजे की घंटी बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक ही है। शुर्ली ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो शशदर रह गई। रात के 11:15 बज रहे थे। शुर्ली सोफे पर बैठी दरवाजे को देखती रही। थोड़ी देर बाद घंटी फिर से बजी। शुर्ली घंटी की आवाज़ पर ऐसे चौंकी जैसे नींद से बेदार हो गई हो। शुर्ली सोफे से उठी और डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास जाकर शुर्ली लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसे गुस्सा और हैरत थी कि वो नौजवान जैक शुर्ली से खुलकर सामने आकर बात क्यों नहीं करता, यूँ ऐसी हरकतें करके क्यों इसे परेशान कर रहा है। एक बार फिर दरवाजे की घंटी बजी तो शुर्ली ने झट से दरवाज़ा खोल दिया और ये देखकर दम बहुत रह गई कि बाहर कोई भी नहीं था, कोई इंसान भी नहीं। अगर ये शरारत कोई इंसान कर रहा हो तो इतनी फुर्ती से घंटी बजाकर भाग नहीं सकता था, जबकि शुर्ली ने घंटी के फौरन बाद दरवाज़ा खोल दिया था। शुर्ली का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था। वो उल्टे पांव घर के अंदर गई और दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आकर बेड पर दराज हो गई और ख़ुद को अच्छी तरह चादर के अंदर लपेट लिया। वो खौफ से कांपती जा रही थी। उसका दिल रोने और चीखने को कर रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे शुर्ली की डरते डरते आंख लग गई। शुर्ली की न जाने रात के किस पहर आंख खुल गई। शुर्ली ने काफ़ी कोशिश की सोने की, लेकिन उसे दोबारा नींद नहीं आई। शुर्ली को समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त इसकी आंख क्यों और कैसे खुली। बाहर हाल में कोई आहट हुई तो शुर्ली हैरान हो गई। शुर्ली बेड से उठी और अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा ली और अपना कान दरवाजे के साथ लगाकर बाहर से आने वाली आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर बाद शुर्ली को जेम्स का ख्याल आया तो न जाने कहाँ से उसके अंदर हौसला आ गया। उसने हाथ में हॉकी पकड़ी और आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर लपकी। उसने दबे दबे कदमों के साथ हाथ में हॉकी मजबूती से पकड़े घर के कोने में गई
लेकिन सब ठीक था। वो जेम्स के कमरे में गई तो वो सुकून से बेखबर सो रहा था। शुर्ली ने सुकून का सांस लिया और वापस अपने कमरे की तरफ चल दी। अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ उठ गई। दरवाजे के पास गिफ्ट बॉक्स पर देखकर शुर्ली की आंखें खौफ से खुली की खुली रह गई। उसकी आंखें आंसू से भीग गई। उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये चीज़ अंदर आई तो आई कैसे, क्योंकि शुर्ली ने हर दरवाज़ा हर खिड़की बंद कर रखे हुए थे। शुर्ली हाथ में हॉकी लिए गिफ्ट बॉक्स के पास गई और ज़मीन पर बैठ गई। उसे उठाकर इधर उधर से हैरानगी से देखने लगी। गिफ्ट बॉक्स के साथ एक पर्ची भी पड़ी थी। शुर्ली ने वो पर्ची देखी तो उसमें लिखा हुआ था, तुमसे मोहब्बत की है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। बेशक तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे तुम्हारी या किसी और की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इसलिए अच्छा होगा कि तुम आराम से मान जाओ। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब तक कि तुमने मेरी हरकतें देख ही ली होंगी, ये बात कुछ भी नहीं है। मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। शुर्ली जैक का ये हद पढ़कर खौफजदा हो गई। उसे यकीन हो गया था कि ये सब कुछ करने वाला जैक ही था, लेकिन उसे अब तक ये समझ नहीं आ रही थी कि वो ये सब करता कैसे है। शुर्ली ने आगे पढ़ना शुरू किया। इस गिफ्ट में मैं तुम्हारे लिए ब्लैक ड्रेस लेकर आया हूँ। कल शाम मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उम्मीद है कि तुम ज़रूर आओगी। लव फ्रॉम जैक। जैक ने होटल का पता भी अच्छे से लिखा हुआ था। शुर्ली ने गिफ्ट खोला तो उसमें वाकई ब्लैक ड्रेस थी। उसने कल शाम जैक से खुलकर बात करने का हतमी फैसला कर लिया कि वो क्या चाहता है।